ग्रेट। सो अगर मैं आपसे पूछूं, जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए क्या आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को रेफर करने की जरूरत पड़ी, या आपको लगा कि जो एनएलएल का वीडियोस है, मटेरियल है, वो आपको लगा वो सफिशिएंट है फॉर नॉर्सेट एग्जाम? हाँ सर, जो एनएलएल का मटेरियल कंटेंट जो भी है सर वो सफिशिएंट है। मैंने कहीं का और थ्योरी जो है वो प्रिफर नहीं किया। मैंने बस एनएलएल का जो थ्योरी है उसको प्रिफर किया था सर। Hi everyone, this is Dr. Ankit Goyal, your mental health nursing faculty at Nursing Next Live, and I have with me Jyoti Sahu, who has got an amazing rank of AIR 209 in the recently conducted NORCET 8 exam. I welcome you Jyoti, and हम सब लोग बहुत eagerly wait कर रहे हैं आपकी जर्नी को सुनने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। राइट, सो सबसे पहले आई वुड वांट कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। यस सर। सर, माय नेम इज ज्योति साई। आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़ स्टेट। आई हैव डन माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम हार्दिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर छत्तीसगढ़ इन 2022 सर। Okay, great. So again, heartiest congratulations, to you from all of us at Nursing Next Live. अच्छा, शुरू करने से पहले हम आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, जब आपको अपनी रैंक पता चली तो क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? सब जब हमारा रिजल्ट आया था तो डेट था सर 6 मई। टाइम था 10:30 PM के आसपास। तो मेरा रिजल्ट सर मैंने नहीं देखा था, मेरा रिजल्ट मेरे फ्रेंड ने देखा था। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि 209 रैंक आया है। तो सर मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मतलब मेरा ही रैंक है कि किसी और का आपने देखा है। तो फिर सर मैंने स्क्रीनशॉट मांगा मेरे फ्रेंड से, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। तो मैंने देखा सर कि वहां पर 209 रैंक था। तो मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा था। तो फिर मैंने क्रॉस चेक किया 2-3 बार। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये मेरा ही रैंक है। तो ग्रेट। मतलब मैं तो बहुत खुश थी सर। राइट, राइट। आई थिंक वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट फेज जब हमें अपनी रैंक पता चलती है, एंड वी ऑफन यस पर वी चेक टू क्लैरिफाई। अच्छा, फैमिली का, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब उनको आपकी रैंक पता चली? सर, मेरी फैमिली तो मतलब बहुत खुश थे। और मेरे फ्रेंड है, वो तो मतलब मेरे से ज्यादा ही खुश थे सर, क्योंकि मैं हर टाइम मतलब कुछ न कुछ नंबर से रह जाती थी। तो इस टाइम उनके आंख में से आंसू आ गया था कि हाँ मतलब फाइनली सिलेक्शन हो गया ज्योति का। तो वो मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था सर वो। Right. So, again, I can see, this is one of the best feelings we have. अच्छा, अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो आपने नॉर्सेट की प्रिपरेशन कब से शुरू की? सर, मैंने नॉर्सेट की प्रिपरेशन 2022 में ही स्टार्ट कर दिया था, जब मैंने मतलब पास आउट हुई थी। तो फिर सर मैंने पहले ऑफलाइन बैच लिया था अपने रायपुर में, क्योंकि उस टाइम मुझे एनएलएम के बारे में पता नहीं था। तो सर मैंने वहाँ फ्लोरेंस में 3 मंथ किया। उसके बाद सर मेरा सिलेक्शन सीएचओ में हो गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में। तो सर वहाँ पर एक मतलब वो चैलेंजिंग था कि मैं सीएचओ ज्वाइन करूँ या फिर अपना कंटिन्यू एम्स का प्रिपरेशन करूँ। तो सर मतलब वहां पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो मतलब मिडिल फैमिली से हूँ, तो अब मुझे जो भी मिल रहा है उसको पहले मैं लेती हूँ। क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं कि हम मतलब जो भी जर्नी स्टार्ट करते हैं एक छोटा ही स्टेप से करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो फिर सर मैंने सीएचओ को चूज किया। उसके बाद सर मैंने सीएचओ में 18 मंथ समथिंग वर्क किया। फिर उसके बाद सर एनएलएल के बारे में मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे कि एनएलएल बेस्ट है, तो आप उनसे प्रिपरेशन करना। तो सर मैंने एनएलएल का जो प्लान सी है वो परचेज किया था सर। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन किया। फिर सर उस बीच में मेरा एमएनएस में सिलेक्शन हुआ, तो फिर सर मैंने एमएनएस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सर मतलब वहाँ कुछ इशू हुआ एनओसी का, तो फिर मैंने एमएनएस को रिजाइन दे के फिर मतलब दोनों, एक जॉब और एक सर्विस छोड़ के फिर अपना जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू की सर। उसके बाद फिर फाइनली एम्स में सिलेक्शन हो गया और एम्स रायपुर मिल गया सर मुझे। ग्रेट। सो अगर मैं आपसे पूछूं, जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए क्या आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को रेफर करने की जरूरत पड़ी, या आपको लगा कि जो एनएलएल का वीडियोस है, मटेरियल है, वो आपको लगा वो सफिशिएंट है फॉर नॉर्सेट एग्जाम? हाँ सर, जो एनएलएल का मटेरियल कंटेंट जो भी है सर वो सफिशिएंट है। मैंने कहीं का और थ्योरी जो है वो प्रिफर नहीं किया। मैंने बस एनएलएल का जो थ्योरी है उसको प्रिफर किया था सर। बाकी एमसीक्यू के लिए मैंने इधर पीआर यादव और टारगेट हाई इनफ्लेक्स प्रिफर किया था सर।
राइट। सो सिंस आपने एमसीक्यूज की बात की, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जर्नी में आपका अप्रोच एमसीक्यूज को लेके कैसा था? जैसे कि आपने सब्जेक्ट्स जब पढ़े तो साइमल्टेनियसली आप एमसीक्यूज लगाते थे, या फिर आपने एमसीक्यूज को करना थोड़ा लेट शुरू किया? नहीं सर, पहले मैंने सर क्या किया कि पहले मैंने पूरा, जैसे मैंने साइकेट्रिक पढ़ा तो मैंने पूरा साइकेट्रिक को कंप्लीट किया सर। उसके बाद मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसे होता है कि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है उसके उसके पहले ही हम एमसीक्यू स्टार्ट करे थे तो हमको समझ ही नहीं आता सर, और माइनस हमारा ज्यादा होता है। तो मैंने क्या किया सर, पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, उसके बाद फिर मैंने एमसीक्यू किया सर। राइट। सो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते थे फिर आप एमसीक्यूज लगाते थे। राइट। यस। अच्छा, आपको लगता था कोई एमसीक्यूज नहीं सॉल्व हुआ या आपने गलत मार्क किया, तो फिर उसको कैसे आप हैंडल करते थे? क्या आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे या फिर अपने नोट्स पे भी वापस जाते थे? सर मैं क्या करती थी, जैसे मेरा एमसीक्यू गलत हुआ तो अपने नोट्स में जाती थी सर, और मैंने अपने नोट्स में एक इंडेक्स बना के रखा था कि इस टॉपिक में ये जो है, इस पेज में इसमें टॉपिक है मेरा, मतलब कि ये जो टॉपिक है इस नंबर पे है, तो वहां जाके मैं देख लेती थी कि हाँ मतलब इसमें ये है, तो उससे मेरा वो करेक्ट हो जाता था सर। राइट। तो टाइम सेव भी हो जाता था जब आपने अपने नोट्स पे। यस सर। ग्रेट। आई थिंक ये बहुत अच्छी एक ट्रिक यस। है फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। अच्छा, आपने क्या यस। एग्जाम्स कंडक्ट किए, जैसे सी सैट है, एनएन सैट है, या मंथली टेस्ट जो होते थे, तो आपने यस उसको कितना यूजफुल पाया अपनी जर्नी में? सर, वो तो मतलब बहुत यूजफुल था, क्योंकि टेस्ट दिलाने से क्या होता है सर, हमको एमसीक्यू किस तरीके से आता है पता चलता है, और हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो पता चलता है। जैसे हमारा थ्योरी तो मतलब ठीक है, बट कई बार ऐसे होता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसकी वजह से एमसीक्यू गलत हो जाता है, या तो हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमन और हम कुछ और ही सोच रहे हैं, तो वो होता था सर। इसलिए एनएल जो सेट था और जो प्री प्री था, मेंस था, वो मतलब बहुत हेल्पफुल था सर। तो आई थिंक आप जो नेशनल नॉर्सेट स्किल असेसमेंट टेस्ट, जो प्रीलिम्स और मेंस, उनके बारे में यस बात करें, वो कितना यूजफुल लगा आपको ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन? सर, वो मतलब बहुत हेल्पफुल था सर। उसको मतलब जैसे करती थी तो उसमें जब मतलब कुछ कुछ नया मिलता था तो उसमें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेती थी सर। उससे क्या होता था, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता था, और वो मतलब हेल्प हो जाता था कि मतलब एक क्वेश्चन आया है तो अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो वो हमको याद रहता था सर, कि मतलब हमारा नेगेटिव ज्यादा जो रहता था वो याद रहता था। तो वो क्या है कि मतलब एग्जाम में देते थे तो याद रहता था कि हाँ नहीं ये तो एनएल लाइफ पे था और ये मेरा गलत हुआ था या सही हुआ था, तो वो हेल्प हो जाता है सर वहाँ। ग्रेट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट अक्सर हमसे पूछते हैं, सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब हम सीबीटीज दे रहे हैं, जब हम टेस्ट दे रहे हैं, तो काफ़ी बार ऐसा फेज आता है जब हमारा स्कोर प्लेट्यू हो जाता है, या फिर कभी कभी हमारा स्कोर डिप हो जाता है। तो क्या ऐसा फेज आपकी प्रिपरेशन में आया, और कैसे आपने उस फेज को ओवरकम किया? यस सर, ये स्टार्टिंग में ना मेरे साथ मतलब बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि मेरा मतलब कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से बिल्ड नहीं था और मैं एमसीक्यू करती थी, तो उस टाइम मेरा रैंक मतलब बहुत ज्यादा आता था। तो फिर मैंने सोचा पहले अपना थ्योरी अच्छे से करती हूँ, उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगी। और सर उसको मैं अपने मतलब नेगेटिव में नहीं लेती थी, जो मेरा माइनस हुआ उसको मैं जाके अपने नोट्स में देखती थी कि माइनस क्यों हुआ, मतलब क्या लेकिंग था इसमें, मुझ में समझने में लेकिंग था या इम्प्लीमेंट लेकिंग था, या तो मैं अच्छा से पढ़ नहीं पाई वो लेकिंग था। तो इस तरीके से सर। आई थिंक आपने बहुत एक अच्छी चीज बताई, माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ जब हम जो टेस्ट का यस। स्कोर उसको लेके, कि आप पॉजिटिव रहे। आपने अगर यस। एक्चुअली आपकी रैंक ज्यादा भी थी, तो आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, रादर देन यस। कि मेरी प्रिपरेशन सही नहीं जा रही। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने उसको एज अ टूल यस। फॉर योर प्रिपरेशन। ग्रेट। अच्छा, सिंस आपने कहा कि यू हैव बीन वर्किंग, आपने वर्किंग करते करते अपने प्रिपरेशन किया, तो मुझे बताइए क्या यस। चैलेंजेस आए आपको उस दौरान, और कैसे आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, ताकि जो स्टूडेंट्स जो अभी वर्क कर रहे हैं, जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स देंगे, वो कैसे आपकी स्ट्रैटेजीज को यूज कर सके? यस सर। सर मतलब ऐसे होता है कि हम वर्किंग करते हैं तो मतलब कई लोगों को लगता है कि वर्किंग करते करते नहीं हो पाता, बट ऐसा नहीं है। हम वर्किंग करते करते भी मतलब अपने लिए जो एग्जाम है एम्स के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो सर मैं क्या करती थी, जैसे मैं सीएचओ थी सर, तो सीएचओ का ड्यूटी 10 AM टू 4 PM तक रहता है, तो उस बीच में मैं ओनली अपना ड्यूटी करती थी। उसके बाद जो मेरा नाइट का टाइम था और अर्ली मॉर्निंग था सर, उसमें मैं अपना बस स्टडी करती थी कि नहीं मुझे तो एम्स ही जाना है, तो मुझे अपना पढ़ाई
करना ही है, ऐसा था दरअसल, माइंड सेटअप था पहले से। राइट, तो आई थिंक अगर कम समय था तो आपने उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि मुझे इसी समय में फोकस करके पढ़ाई करना है, एंड दैट यस। थिंग लेड टू दिस ऑसम रैंक। ग्रेट। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी की, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपने जो हमारा फास्ट ट्रैक क्लासेस था वो अटेंड किया था? यस सर, मैंने फास्ट ट्रैक क्लासेस का जितने भी क्लासेस था सर वो सब अटेंड किया था। एंड वो कितना यूजफुल लगा आपको प्रिपरेशन में? सर वो भी मतलब बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि हम पूरी थ्योरी को नहीं पढ़ पाते, तो फर्स्ट टेक क्लासेस में जो इतना भी इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाता है सर। उससे हम थोड़ा सा क्या रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं हाँ इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, तो उससे हम नेगेटिव नहीं होते सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अगर मैं खुद से रिवाइज कर रही हूँ, या मैंने अगर फास्ट ट्रैक के साथ रिवीजन किया, तो आपको लगा कि वो उसमें कुछ फर्क लगा आपको जब आपने फास्ट ट्रैक के साथ रिवीजन? यस सर। सर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं रह पाता, मतलब कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है, तो मैं क्या करती थी उस टाइम अपना जो भी फर्स्ट का क्लासेस था, जो मेरा वीक था उसको लेती थी और उसको मतलब देखती थी सर, ताकि मेरा मतलब रिवीजन भी हो जाए, और जो मतलब लेकिंग लग रहा है मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन मतलब लूज हो रहा है, तो वहां पर से वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा और थोड़ा सा हमको मोटिवेशन भी मिल जाएगा। राइट, तो आपने अपने वीक एरियाज को और इम्प्रूव किया उन रिवीजन यस। दौरान? राइट, ग्रेट। सो आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बताई। अच्छा, अगर अब हम बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो मैं इसको अब 3 फेज में डिवाइड करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कैसे आपने उन फेजेस को हैंडल किया। जैसे पहला फेज कि आपका जब प्रीलिम्स एग्जाम था उससे कुछ महीने पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इस फेज में आपने कैसे स्ट्रैटेजाइज किया, कैसे प्लान किया अपनी प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले? यस सर। सर जैसे प्रीलिम्स होने वाला था सर एग्जाम, तो मैंने सर मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको डिवाइड कर लिया था कि इस डेट पे मुझे इस सब्जेक्ट कवर करनी है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पढ़ाई करती थी सर। तो जैसे सर मेरा शेड्यूल था, मॉर्निंग 6 o'clock उठना, उसके बाद 7 o'clock लाइब्रेरी जाना, उसके बाद सर 7 to 8 मेरा था कि उस टाइम मुझे अपना टेस्ट देना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हमारा एग्जाम होता है, तो उस टाइम मेरा माइंड सेटअप था कि अपना मुझे माइंड को फोकस रहना है, ताकि इस टाइम मेरा एग्जाम हो तो मैं अच्छे से उस टेस्ट को वो कर पाऊँ। मतलब कि सर मतलब टेस्ट को मैंने एग्जाम जैसे लिया कि नहीं मैं तो अपना प्री या मेंस का एग्जाम दे रही हूँ नॉट सेट पे। उसके बाद सर मतलब जो बाकी टाइम बचता था उसमें मैंने जो शेड्यूल बनाया था कि मतलब इस डेट में इतना तक मुझे एमसीक्यू करना है, जैसे सर्जरी हो गया, ओबेजी हो गया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया था सर। उसके बाद सर मैं एमसीक्यू करती थी। फिर उसके बाद मैं सर मेरा लास्ट लाइब्रेरी रहता था 9 PM तक। उसके बाद फिर मैं अपना खाना पीना खाती थी। उसके बाद सर 10 o'clock 10 PM मेरा एक क्विज होता था सर, एक क्विज लेते थे उसमें ओनली एमसीक्यू का। तो उसमें मैंने सर क्विज देती थी, डेली क्विज देती थी, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर देती। तो वहां क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया और जो रेकिंग था उसको भी मैंने इम्प्रूव कर लिया। तो ये मेरा शेड्यूल था सर। सर आई थिंक और आप। एक चीज है। श्योर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, मतलब एक और चीज था कि मैंने सर एक वो बनाया था, डायरी बनाया था। उस टाइम मैंने जो भी इम्पोर्टेंट जैसे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, तो एक पेज में मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखा, उसके बाद जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो लिख दिया सर। सेकेंड पेज में मैंने बनाया एक साइन साइन का कि मतलब ये जो साइन है कि इस डिसीज में मिलता है, तो वहां पर पूरा एक डिसीज का मैंने साइन साइन लिख दिया। और थर्ड पेज में जैसे ऐसे ऐसे मतलब जैसे ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, स्कोर हो गया, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आता ही है, और ईसीजी हो गया, इनका मैंने एक डायरी बनाया था। एक मतलब पेज में पर्टिकुलर जो है उसको लिखती थी सर। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस है तो पूरा एक पेज में ड्रग ऑफ चॉइस करके ऐसे मैंने बनाया था, तो वो मुझे मतलब बहुत हेल्पफुल हुआ लास्ट टाइम में। तो आई थिंक आपने काफी स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान किया, पूरा दिन भी आप प्लान करके रखते थे। साथ ही साथ आपने ये भी प्लान करके रखा कि जब मुझे लास्ट में रिवाइज करना होगा तो मुझे क्या क्या चीजें रिवाइज करनी। ग्रेट। अच्छा, अब मैं उस फेज के बारे में बात करूंगा जब आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया और मेंस के बीच में जो दिन है, एंड स्पेशली कुछ दिनों के लिए जब रिजल्ट नहीं आया था, तो आपने उन दिनों को कैसे मैनेज किया, प्रीलिम्स के बाद एंड मेन से पहले का जो फेज था? यस सर, जैसे सर प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसके बाद फिर मैंने
मतलब कोई भी मतलब जो पेपर सोल्यूशन होता है सर, जो यूट्यूब में लेते हैं, वो तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मतलब एग्जाम में आता कुछ और है और यूट्यूब में जाता कुछ और है। मतलब वो थोड़ा कहीं मतलब लेक हो जाता है दोनों के बीच। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट एस्पिरेंट क्या होते हैं, मतलब से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है कि हाँ मेरा इतना रॉन्ग हो रहा है, तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, या कि नहीं रिजल्ट आएगा तब करेंगे। बट मैंने सर वैसा नहीं किया। मैंने मतलब एक दिन का रेस्ट लिया, फिर मैंने नेक्स्ट दिन अपना जो शेड्यूल था वैसे ही स्टार्ट किया कि नहीं ठीक है, अगर फ्री होगा तो भी पढ़ना ही पड़ेगा और नहीं होगा तो भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू की सर। आई फिर थिंक बाद में राइट, प्लीज प्लीज। यस सर, फिर बाद में मतलब रिजल्ट आया तो प्री का रिजल्ट तो मतलब मेरा बहुत अच्छा था, 99.9 स्कोर था। तो फिर मुझे एक और मतलब जुनून हो गया कि नहीं, इस टाइम तो मुझे सिलेक्शन लेना ही है। तो फिर मैं और अच्छे से की सर। राइट, तो आई थिंक आपने वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, आपने उसको वेस्ट नहीं यस किया। आपने मोटिवेटेड रहे कि चाहे जैसा भी रिजल्ट हो मुझे पढ़ाई करनी है, सो आपने उस पर फोकस किया, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। ग्रेट। अच्छा, अब मुझे बताइए, यस मेंस एग्जाम था उससे एक दो दिन पहले, उस टाइम पे क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, क्या आपका प्रोसेस था? यस सर। जैसे मेंस था सर, तो मतलब मेंस के एक दिन पहले का शेड्यूल मेरा ये था जैसे कि मतलब जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट लास्ट मिनट रिवीजन, मैंने जो डायरी बनाया था उसको बस मैंने रिवाइज किया है सर। और जो एनएलएल के साइड से मुझे वॉल्यूम 3 करके एक बुक मिला था, उसको मैंने रिवाइज किया। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने पढ़ के एग्जाम के लिए गया सर। बाकी कुछ स्पेशल नहीं था सर। तो आपने उन दिनों में कुछ नया नहीं किया, आपने जो यस चीजें थी उनको आपने पढ़ा बार बार, राइट? आई थिंक दैट इज अ वेरी यस इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो आपने बताया फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। अच्छा, बिहाइंड दिस अमेजिंग रैंक ऑफ 209, आई एम श्योर ऐसे भी दिन रहे होंगे जब प्रिपरेशन ऐसी नहीं गई जैसा आपने प्लान किया। तो आपने उन दिनों को कैसे मैनेज किया, कैसे अपना बैलेंस मेंटेन किया उन दिनों में? यस सर। सर मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट, क्योंकि ऐसा था कि एक जॉब और एक सर्विस छोड़ के मतलब प्रिपरेशन कर रही थी, थोड़ा सा तो टेंस थी मैं। बट उसको ज्यादा अपने ऊपर हैवी होने नहीं दी कि नहीं मतलब ठीक है मैं तो कर लूंगी, मतलब हो जाएगा। एक मतलब पॉजिटिव माइंड सेटअप रखी थी सर मैं। मतलब मुझे लगता था कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो रही थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती थी, एक मेरा फ्रेंड है उनसे मैं बात कर लेती थी। और सर मैंने एक एक मेरा हैबिट था कि मुझे जब भी मुझे डिमोटिवेट लग रहा है तो एम्स रायपुर का मैं वीडियो देख लेती थी सर यूट्यूब में। उसके बाद फिर मैं मतलब मुझमें थोड़ा एनर्जी आ रहा था, नहीं मुझे एम्स रायपुर ही जाना है, तो डिमोटिवेट के लिए टाइम नहीं है कि तुझे अच्छे से पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। ग्रेट, आई थिंक दैट्स रियली ऑसम। आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा एंड आपने जो आपका टारगेट था, आपने उसको बार बार अपनी एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन की तरह लिया। आई थिंक दैट इज ट्रमेंडस जर्नी जो आपकी रही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑन अ लाइटर नोट, जैसे आपने कहा फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ आप बात करते थे, और क्या चीज़ें करते थे जब आपको रिलैक्स होना होता था? जैसे आपकी कोई हॉबीज या फिर और कोई चीज़ आप करते थे? सर हॉबीज में तो यही था कि मतलब मैं मतलब सॉन्ग सुनती हूँ, मतलब सिंगिंग मतलब मुझे पसंद है, तो फिर मैं सर थोड़ा सा सॉन्ग सुनती थी। बाकी तो बस यही करती थी कि पेरेंट्स से बात करती थी, और एक मेरे फ्रेंड है उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया तो उनसे बात करती थी सर। और बाकी तीन ही चार ही चीज था। ग्रेट, तो आई थिंक आपका एक जो सपोर्ट सिस्टम था आपके साथ रहा, और आपने कंटिन्यूअसली आप उनके टच में रहे अपने सपोर्ट सिस्टम में, सो दैट आप इस जर्नी को अच्छी तरह आगे बढ़ा सके। ग्रेट। अच्छा, अगर मैं पूछूं क्या था आपका एवरेज नंबर ऑफ आवर्स कुछ महीने पहले, बिफोर द एग्जाम, और एग्जाम से मे बी 1 और 2 वीक्स बिफोर, तो आपका नंबर ऑफ आवर्स कितना रहता था यूजुअली फॉर स्टडीज? सर मैं एग्जैक्ट तो काउंट नहीं करती थी कि मुझे कितने टाइम्स तक पढ़ना है, बट ऐसा था सर कि 10 to 11 आवर्स तो था ही। मतलब सर मैं बस अपना डेली रूटीन करती थी, खाना पीना सोना जो नॉर्मली रहता है। बाकी सब मेरा तो स्टडी आवर्स में जाता था। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग मतलब मैं और मेरे फ्रेंड अगर हम लोग जूस पीने के लिए गए या चाय पीने के लिए गए, तो वहां पर भी हम टॉपिक डिस्कशन करते थे कि नहीं साइकेट्रिक में एक क्या पॉइंट था कि ऐसा था। तो उससे मतलब क्या होता सर, हम दोनों का रिवीजन हो जाता था। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोल के रखा था कि नहीं, अब मुझे साइकेट्रिक का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे या कोई भी सर्जरी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछना, उससे क्या है मेरा कि रिवीजन हो जाएगा। तो बस यही था सर।
आई थिंक आपने प्रिपरेशन को एक लाइफस्टाइल बना दिया, ताकि आप आप यस। उसी के बारे में डिस्कस करें। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एमसीक्यूज कि बिफोर एग्जाम से कुछ महीने पहले आप पर डे कितने एमसीक्यूज करते थे, और क्या वही नंबर था, या आपने एग्जाम्स तक आते आते नंबर ऑफ एमसीक्यूज को इंक्रीज किया? यस सर। सर मतलब एग्जाम से पहले मैं 200 के समथिंग करती थी एमसीक्यू। बाकी वो धीरे धीरे मतलब 200 एंड 300 के बीच ही था सर। मतलब ज्यादा मैंने फोकस किया कि मुझे थ्योरी पे फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा वीक एरिया सर मेरा रिवीजन था, क्योंकि मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाती थी। राइट, बट 200 to 300 एमसीक्यूज का आपने कंसिस्टेंट पैटर्न रखा। आई थिंक दैट इज अगेन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एमसीक्यूज से भी आपने फोकस नहीं हटाया, रिवाइज भी किया, और एमसीक्यूज भी आप हर रोज लगाते रहे। आई थिंक ग्रेट। अच्छा, एनी पर्टिकुलर फैकल्टीज आप मेंशन करना चाहेंगे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, इन दिस जर्नी, जिन्होंने आप पे एक अपना इंप्रेशन छोड़ा ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन ऑफ नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ? सर मतलब एनएलआई के जितने भी फैकल्टीज हैं वो तो मतलब अमेजिंग है सर, सभी सर। जैसे कि डॉक्टर आनंद सर, वो भी मतलब वो मतलब वो बोलते थे कि एग्जाम जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, तो फिर आप एक लंबी ब्रीथ लेना, फिर अपना आंख बंद करना, फिर उसके बाद एग्जाम देना। तो ऐसे ऐसे सब टीचर से भी सर एक एक पॉइंट ले ली थी। जैसे डॉक्टर श्रीकांत सर, उन्होंने ये बोला था कि आप अपना बेस्ट दो, आपका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मतलब उसके हकदार आप नहीं हो, बस आप आपको अपना बेस्ट देना है। तो उनसे भी मैंने वो सीखा था सर। और सबीना मैम से मैंने ये सीखा था कि एक वो बनाना है, लास्ट पॉइंट का एक कॉपी बनाना है। तो इस टाइम मैंने लास्ट मिनट रिवीजन का एक डायरी बनाया था सर। वो मैंने सबीना मैम से ही सीखा था कि जितने भी इंपॉर्टेंस है उसको एक जगह लिख दो, ताकि एग्जाम से पहले उसको पढ़ के जाओ। ग्रेट। आई थिंक आपने सबसे जो फैकल्टीज ने बोला, आपने यस। पॉइंट्स को लिया एंड आपने उनको अप्लाई किया। ऑसम, दैट्स रियली ऑसम। अच्छा, यस। अदर देन स्टडीज, अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसी 3 क्वालिटीज या 3 एलिमेंट्स आपको लगता है जिनके बिना शायद ये रैंक ला पाना मुश्किल था? यस सर। सर फर्स्ट तो रिवीजन, क्योंकि हम अगर रिवीजन नहीं करते तो ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, तो रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है सर। सेकेंड है वीक पॉइंट। जैसे मेरा वीक पॉइंट था ड्रग कैलकुलेशन एंड ईसीजी। उसमें सर मैं हमेशा ही करती थी कि मैं उसको या तो छोड़ के आती थी या तो मैनेज करके आती थी। तो मुझे मतलब बहुत दुख होता था कि जो सब करके आए हैं वही मैं गलत करके आई हूँ। तो इस टाइम सर मैंने जो मेरा वीक एरिया था ड्रग कैलकुलेशन के लिए, मैंने अपने फ्रेंड को बोल के रखा था कि आप मुझे ड्रग कैलकुलेशन सिखाना। तो उन्होंने अच्छे से मुझे ड्रग कैलकुलेशन सिखाया सर। इस टाइम 2 to 3 क्वेश्चन आए थे, मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं था सर। और वैसे ईसीजी का। और थर्ड पॉइंट था सर कि जो हमारा सोर्स है उसको लिमिटेड रखना। क्योंकि प्रीवियस नोट सेट में सर मैंने एक गलती किया था कि मतलब मैंने वहां से भी कुछ पढ़ लिया, यहाँ से भी कुछ पढ़ लिया, ऐसे करके मैं लास्ट टाइम में मतलब मेरा माइंड पूरा फुल हो गया था ऐसा, तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तो इस टाइम मैंने जो मेरा एनएलएल का नोट्स था उसको बस प्रेफर किया सर, लिमिटेड रिसोर्सेज। राइट, तो अगर मैं समअप करूँ तो आपने अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया, आपने रिवीजन पे फोकस यस। किया, साथ ही साथ आपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं लिए, तो आपने बेसिकली क्वालिटी पे फोकस किया रादर देन क्वांटिटी। तो आपने एक ही रिसोर्स रखा और उसको बार बार रिवाइज किया। आई थिंक दैट इज अगेन अ यस। strategy. अच्छा, please share your overall experience, and journey with Nursing Next Live. We would love to have feedback from you. यस सर। एनालाइज जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर, क्योंकि वहाँ का जो कंटेंट होता है एक मतलब क्वालिटी मतलब बहुत ही अच्छा होता है सर। क्योंकि एनालाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन था, वन लाइनर हो या कॉन्सेप्चुअल हो। तो एनएलएम का जो कंटेंट है वो बहुत हेल्पफुल था। और जितने भी मास्टरमाइंड फैकल्टी है, आप हो गए, डॉक्टर साक्षी मैम, डॉक्टर आनंद सर, जितने भी टीचर है वो मतलब बहुत अच्छे हैं। जैसे मतलब एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था सर कि मेंस के बाद ना एक क्वेश्चन आया था कि मतलब डिप्रेशन के लिए मोस्ट कॉमन स्केल कम्युनिटी में कौन से यूज करते हैं। तो मैंने आपको सेंड किया था सर टेलीग्राम में। तो आपने 1 या 2 दिन के बाद मुझे रिप्लाई किया था। तो ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था कि सर मतलब इतने बिजी होके, इतना मतलब सर का बिजी शेड्यूल है उसके बावजूद भी अपने स्टूडेंट के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा लगा सर। और जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर है वो भी ये मतलब बहुत अच्छे हैं कि मतलब मैं कभी जब भी बोलती थी कि मैम मतलब ये पीडीएफ नहीं है,
मैम मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे कैसे अप्रोच करना है, तो मैम मुझे गाइड करती थी। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक। अच्छा, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज चाहूँगा आपसे टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो आपको ईगरली सुन रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी, अगर आप एग्जाम देते तो उनके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बताते फॉर द अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम, तो उनको इन कमिंग मंथ्स में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? यस सर। सर पहले मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जो भी एस्पिरेंट हैं उनको अपना पहले थ्योरी, अपना जो कॉन्सेप्ट है बिल्ड होना चाहिए, और सेकंड है रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है सर। और थर्ड है एमसीक्यू, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम एमसीक्यू करते हैं तो अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैसे मोस्ट कॉमन पूछा है, लिस्ट कॉमन पूछा है, या तो नॉट पूछा है, या तो एक्सेप्ट पूछा है। तो ये बोलना चाहूंगी कि क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ताकि हमारा जो भी है एक नंबर जो मिलता है एक क्वेश्चन के लिए वो गलत ना हो, क्योंकि हमको जल्दी आंसर करने पे नंबर नहीं मिलता, सही आंसर करने पे नंबर मिलता है। और बाकी तो सर लिमिटेड रिसोर्स के लिए बोलूंगी मैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम मल्टीपल कोचिंग से या प्लेटफॉर्म से ले लेते हैं, बट पढ़ने के टाइम हमको प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने प्लेटफॉर्म जहां से भी आप पढ़ रहे हो उसमें ट्रस्ट रखो। ग्रेट। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरीके से जो इनफैक्ट तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं प्रिपरेशन के उनको आइडेंटिफाई करके बताया, जैसे कि पहले आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेज डिफाइंड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जगह आपको क्वालिटी पे फोकस करने, दूसरा आपने रिवीजन बताया, और तीसरा एमसीक्यूज। आई थिंक ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। ग्रेट। अच्छा, लास्टली आई वुड लाइक प्लीज शेयर एनी मैसेज टू पीपल सच एज आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इस जर्नी में। तो द स्टेज इज ऑल योर्स, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस सर। सबसे पहले तो मेरे जो पेरेंट्स सर, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मतलब मुझे इतना सपोर्ट किया कि मतलब मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैंने जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था सर। तो उस टाइम मतलब मैं ऐसा मतलब दो डिसीजन के बीच में मतलब फंसी हुई थी, क्योंकि एमएनएस चूज करूँ या एम्स चूज करूँ। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे तो जाना एमसी है। फिर मैंने पापा से बात किया कि पापा मतलब यहाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मुझे इसको रिजाइन लेना पड़ेगा। तो पापा ने मतलब एक ही वर्ड बोला कि ठीक है बेटा, तुझे अगर लग रहा है कि तू एम्स में सिलेक्शन ले लेगी तो ठीक है, तो एम्स का तैयारी ही कर। तो ये था मेरे पेरेंट्स के लिए। सेकंड, मेरा एक फ्रेंड है बुग्गी, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा वीक एरिया पे बहुत हेल्प किया, जैसे ड्रग कैलकुलेशन और ईसीजी। और थर्ड है सर एनएलएल टीम, जिसने मतलब इतने ऐसे कंटेंट देके मतलब मेरा बाई चॉइस एम्स रायपुर मिल गया। बस, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much for sharing this message. And again, I can understand, that family plays a very pivotal role in our preparation. तो हमारी तरफ से आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत बधाइयाँ. And again, thank you so much for giving your valuable time and sharing your journey with us. And again, heartiest congratulations to you and your family, and wish you a great future ahead. थैंक यू सो मच सर।